नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चेन्नई दौरा। आज सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह में होंगी शामिल। उपराष्ट्रपति चुनाव में 100% वोटिंग के लिए एनडीए सांसदों की ट्रेनिंग। चुनाव के एक दिन पहले 8 सितंबर को पीएम मोदी देंगे डिनर। पीएम मोदी आज दिल्ली में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का करेंगे उद्घाटन। 2 से 4 सितंबर तक चलेगा सम्मेलन। दिल्ली हाईकोर्ट 2020 दंगों की सुनवाई करेगा आज। शर्जील इमाम और उमर खालिद सहित 9 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। एयर इंडिया एसएटीएस को ग्राउंड हैंडलिंग संचालन के लिए मिली मंजूरी। सुरक्षा मानकों को बढ़ाने में एक बड़ा कदम। पंजाब के 12 जिलों में बाढ़, 29 लोगों की मौत। हिमाचल में बारिश का 76 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से शुरू होगा सेमिकॉन इंडिया 2025 का सम्मेलन। तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा सेमिकॉन इंडिया। पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। आज से यानी 2 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और 4 सितंबर तक चलेगा सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन। तो सम्मेलन सेमीकंडक्टर क्षेत्र को दुनिया भर में बढ़ावा देगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। आज यानी 2 सितंबर से इसकी शुरुआत और 4 सितंबर तक ये सम्मेलन चलेगा। तो सम्मेलन सेमीकंडक्टर क्षेत्र को दुनिया भर में बढ़ावा देगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। आज से शुरू होगा सेमिकॉन इंडिया 2025 का सम्मेलन। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा सेमिकॉन इंडिया। दो से 4 सितंबर तक चलेगा सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन। तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र को दुनिया भर में बढ़ावा देगा। आगे बढ़ते खबरों में, खबर बलरामपुर से है, जहां मां सहित पीएम पर अमर्यादित भाषा इस्तेमाल की गई है। भाजपाइयों ने कांग्रेस के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जलाया राहुल व तेजस्वी का पुतला। पुतला दहन के दौरान पुलिस से हाथापाई भी हुई। हाजी उमर और अश्विनी गुप्ता के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया है। राहुल गांधी पर पीएम की छवि खराब करने का आरोप भी लगा। तो बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी पर पीएम की छवि खराब करने का आरोप लगा। मां सहित पीएम पर अमर्यादित भाषा का ये मामला है और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। भाजपाइयों ने कांग्रेस के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बलरामपुर से ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां राहुल गांधी पर पीएम की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया।
आगे बढ़ते खबरों में अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए उन्होंने अपनी 1 साल की पूरी तनख्वाह, जो कि 12 लाख रुपए के बराबर है, मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दी है। ये कदम उन्होंने बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए उठाया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने कहा कि इस कठिन घड़ी में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और पीड़ितों की हर संभव सहायता करना चाहिए। उन्होंने अपनी तनख्वाह दान करने का फैसला लेते हुए ये भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों में योगदान देना और उनके लिए एक कर्तव्य था। इस पहल ने उनके कर्तव्यनिष्ठ और संवेदनशील नेता के रूप में छवि को और मजबूत किया है। इस कदम की चारों ओर सराहना की जा रही है और ये दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है कि वे भी अपने सामर्थ्य के अनुसार बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। आगे बढ़ते खबरों में और देश की बात में अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां सीएम योगी की कैबिनेट बैठक आज होने वाली है। तो सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। लोक भवन में 11 बजे कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होगी। तो कैबिनेट में रखी जाएगी संभल हिंसा रिपोर्ट। इसी के साथ आपको बता दें, एसआईटी ने पेश की है हिंसा की जांच रिपोर्ट। तो कैबिनेट की बैठक में आज ये रिपोर्ट भी रखी जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अन्य कई अहम प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की बैठक में विचार किया जाएगा। तो आज की कैबिनेट की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में जांच रिपोर्ट रखी जाएगी और साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आज की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी की कैबिनेट बैठक आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। लोक भवन में 11 बजे का समय जब कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होगी। तो कैबिनेट में रखी जाएगी संभल हिंसा रिपोर्ट। एसआईटी ने पेश की है हिंसा की जांच रिपोर्ट और आज ये रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक में रखी जाएगी। आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां बार और क्लब में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। समिट बिल्डिंग में बार और क्लब में मारपीट का वीडियो वायरल। 30 अगस्त की रात मारपीट और बवाल का ये वीडियो बताया जा रहा है। बार मैनेजर पर पिस्टल तानने और फायरिंग भी हुई है। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कुर्सियां फेंक कर मारी गई हैं। वीडियो वायरल हुआ। एसएचओ सुनील कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज सूर्यसेन कुमार सिंह निलंबित कर दिए गए हैं। हसनगंज थाना प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह को कमान सौंपी गई है। टिंकल पिंक क्लब और द हाइप रूम बार में हुआ था ये बवाल। विभूति खंड थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले में एसएचओ चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। विभूति खंड थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां बार और क्लब में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। समिट बिल्डिंग में बार और क्लब में मारपीट का वीडियो सामने आया। 30 अगस्त की रात का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ, अब इस मामले में एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में क्या कुछ बातें निकल कर आई हैं, जरा वो भी दर्शकों को बताइए। देखिए तन्वी, लखनऊ की समिट बिल्डिंग जो बेहद रिहायशी इलाके में है और वहाँ के सभी फ्लोर्स में लगभग
बार है और उसी बिल्डिंग के एक बार में 30 अगस्त की रात में मारपीट और बवाल हुआ था और बार मैनेजर पर पिस्टल तानी गई थी और उसके बाद 2 राउंड फायरिंग भी हुई थी। और वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कुर्सियां फेंक करके वहां पर किस तरीके ये पूरा घटनाक्रम हुआ, लोगों के बीच में और जो क्लब के लोग हैं उनके बीच में आपस की मारपीट हुई है। और कल देर रात ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हुआ है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए SHO विभूतिखंड थाने के जो सुनील कुमार सिंह हैं उनको और समिट बिल्डिंग के चौकी इंचार्ज सूर्यसेन सिंह को सस्पेंड कर दिया है और दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। और अब नए SHO को वहां पर एक नियुक्त किया गया है जिनका नाम अमर सिंह है। दरअसल वहां पर समिट बिल्डिंग में 2 बार पड़ते और आधी रात को मोहम्मद हमजा जो पब्लिक रिलेशन मैनेजर है उस बार के, उनके साथ में कुछ लोगों द्वारा अभद्रता की गई थी और इस बात का जब विरोध किया गया तो उन दोनों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई और ये कहा गया कि पुलिस की तरफ से जो प्राइमा फेसी जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई पुलिस ने नहीं की थी, इसलिए पुलिस के अफसरों को सस्पेंड किया गया और उसके बाद उनके ऊपर विभागीय जांच कार्रवाई की गई। अब जो पुलिस अफसर है उनकी मॉनिटरिंग में एक टीम का गठन हुआ है जो इस पूरे मामले को निष्पक्ष तरीके से देखेगी और जो भी इसमें जो आरोपी है, जो भी इसमें फायरिंग करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार करने का काम करेगी। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां इस मामले में SHO और चौकी इंचार्ज को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है। आगे बढ़ते खबरों में, खबर अंबाला से है जहां बाढ़ और जल जमाव से लोगों को राहत दिलाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किए गए उपायों की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी है। दावा किया कि बाढ़ से निपटने को CM नायब सिंह सैनी ने बीच में ही विदेश दौरा समाप्त कर दिया। साथ ही दावा किया कि समय रहते प्रशासन द्वारा प्रभावी उपाय करने से लोगों को राहत रही। तटबंध क्षेत्र में आबाद लोगों को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ा। दावा किया गया कि आकस्मिक जरूरत के लिए SDRF मौजूद रहकर हालातों पर नजर बनाए हुए है। मंत्री विज ने दावा किया कि इस बार टांगरी नदी का जलस्तर 38,000 क्यूसेक रहा, जो कि पिछले 35,000 क्यूसेक से ज्यादा है। आगे नदी की सिल्ट निकालकर गहराई बढ़ाने की स्वीकृति प्रस्ताव का काम जल्द ही पूरा किया जाएगा। हमने तो कभी नहीं कहा, प्रक्रिया है। अगर किसी का गलत वोट बन गया तो उसमें प्रक्रिया है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि राहुल गांधी जी की इतनी नकारात्मक सोच। कभी वो एटम बम की बात करते हैं, कभी वो। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बाराबंकी स्थित रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में ABVP कार्यकर्ताओं और विधि छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में विधि पाठ्यक्रम की मान्यता नहीं होने के बावजूद दाखिले लिए जा रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व कोर्स पूरा कर चुके छात्रों को डिग्रियां नहीं दी गई हैं और विरोध के बाद उन्हें फर्जी डिग्रियां थमा दी गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें करीब 20 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। कई की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। देर रात तक जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, विधायक दिनेश रावत, पूर्व सांसद उपेंद्र रावत, जिलाध्यक्ष अरविंद मौर्य और पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। घटना के विरोध में नाराज ABVP कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी आवास के गेट पर पुतला फूंका और बड़ा आंदोलन करने का संकेत भी दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रदर्शन को विफल करने के लिए प्रशासन ने बाहरी गुंडों को बुलवाकर षड्यंत्र पूर्वक हमला कराया, जिसके बाद पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय और आवास के पास भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। जिला अस्पताल में तनावपूर्ण माहौल बना रहा और देर रात तक कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटती रही। जनपद बाराबंकी में आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सत्ता ही नहीं प्रशासन को भी कचरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बाराबंकी जिले की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में विधि के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि उनका कहना है कि वो शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसे व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट कराया गया जिनकी तरफ से तोड़फोड़ और बवाल कराया गया। उसके बाद उन पर बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों ही इन्वॉल्व थे। VC से उनकी 10 दिन पहले 20 दिन पहले बात हुई थी। जैसा कि उन छात्रों का आरोप है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज़्यादातर पदाधिकारी इस समय ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं। हम ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर राज्य मंत्री खाद्य एवं सतीश चंद्रमा, जिले के विधायक हैदरगढ़ के
जिला अध्यक्ष आदि बहुत सारे लोग पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे और वो आकर के उनका हालचाल ले रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति कैमरे पर के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं था। अभी हमने जब उनसे बात किया तो उनका साफ आरोप था कि जिला प्रशासन की तरफ से उनके साथ भारी तरीके से बर्बरता की गई, काफ़ी लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों ही घायल हैं। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष अगर प्रदर्शन करता है तो ये बात, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग अगर प्रदर्शन पे उतारे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी नितेश के साथ राहुल त्रिपाठी। प्रदर्शन आज से नहीं 20 दिन पहले से चल रहा था, जहां पे वहां के SRMU में पढ़ रहे विद्यार्थियों से अवैध तरीके से फीस वसूली की जा रही थी। यानी कि अगर सोशल वेलफेयर के नाम पे बच्चों से 100 रुपीज़ लिए जा रहे थे, बच्चों ने अगर उस फीस को देने में देरी किया, उसकी वजह से 10,000 रुपीज़ बच्चों से फाइन के नाम पे वसूले जा रहे थे। हमने 20 दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, हमें आश्वासन दिया गया कि बच्चों का फाइन वापस कर दिया गया है, झूठ बोला गया। उसके बाद बच्चों द्वारा कर्मचारियों के थ्रू, उस विश्वविद्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों के थ्रू पता चलता है कि SRM यूनिवर्सिटी में जो लॉ फैकल्टी है उसका एफिलिएशन कहीं से भी नहीं है, राइट। उसके विरोध में बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित में लड़ाई लड़ती है। सर, आज जो 1 सितंबर को जो ये घटना रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के बाहर हुई है, पुलिस प्रशासन की सह पर पुलिस प्रशासन के द्वारा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचार में संलिप्त पुलिस प्रशासन जिस प्रकार की घटना, जिस प्रकार के साथ छात्रों के साथ अत्याचार हुआ है, एक आतंकवादी के तरीके से छात्रों को पीटा गया है, वीडियो फुटेज आप सभी लोगों को उपलब्ध हुए हैं। यह घटना एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कठोर शब्दों में निंदा करनी चाहिए। पूरे प्रदेश का युवा आक्रोशित है और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब शिक्षा के बाजारीकरण को लेकर उस विश्वविद्यालय के अंदर, यानी इसलिए 2022 से उस विश्वविद्यालय के अंदर BCI के साथ उनका जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार 600 विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अटेंडेंस के नाम पर 5,000 रुपये फीस वसूली जा रही है और इसका जब विरोध विद्यार्थी परिषद करता है, कार्यकर्ता करते हैं, तो उनको निष्कासित किया जाता है, उनके निष्कासन का नोटिस जारी किया जाता है। इसके विरोध में जब कार्यकर्ता आज विश्वविद्यालय पहुँचते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे होते हैं, तो उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा उन विद्यार्थियों को खदेड़ने का काम किया जाता है। लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं होते हैं, इसलिए वो कॉलेज के गेट पर बैठे रहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को उठाने की बात करते हैं, मांगों पर आश्वासन देने की बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की सह पर कुछ बाहरी तत्वों को बुलाकर उस पूरे आंदोलन को बाधित किया जाता है और आंदोलन को बाधित ही नहीं किया जाता बल्कि विद्यार्थियों के साथ मारपीट करी जाती है, कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है। और विश्वविद्यालय प्रशासन की सह पर पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से आज हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा है, 20 कार्यकर्ता वहीं से मेरा फार्मा हो रहा है, इस बार मेरा एडमिशन वहीं हुआ और उसका अप्रूवल भी नहीं है। इसी के कारण हम लोग धरना देने गए थे। बाद में वहाँ की पुलिस प्रशासन कहती तुम बीजेपी के दलाल हो, तुम स्टूडेंट नहीं हो। किस थाने की फोर्स थी? ये जो है बाराबंकी थाने की फोर्स थी। इतना करप्ट हो गए हैं बाराबंकी वाले। देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर मेरठ से है, जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में फायरिंग की घटना में वांछित बदमाश चांद घायल हुआ है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया है। लोहिया नगर थाना इलाके के बजोट पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और खोखा भी बरामद किया गया है। 23 अगस्त को बदमाश ने अपने सगे भाई पर फायरिंग की थी। लोहिया नगर थाना पुलिस बदमाश की तलाश कर रही थी और अब मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी कर ली गई है। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। लोहिया नगर थाना पुलिस बदमाश की तलाश कर रही थी और अब ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है।
और अब बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से अहम जानकारी, जहां राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे पहुंची। सदस्य के रोई पीड़ित महिला उजरा और उसकी मां। पति की मौत के बाद ससुरालियों ने घर से निकाला। पीड़िता की तरफ से ये बयान दिया गया है। 9 महीने पहले उजरा के पति की मौत हो गई थी। जेठ जेठानी पर पीट कर घर से भगाने का आरोप लगाया है। तो पीड़िता ने पति की हत्या का आरोप ससुरालियों पर थोपा। राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे बरेली पहुंची। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सदस्य के रोई पीड़ित महिला उजरा और उसकी मां। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि महिलाएं पहले तो क्या ही कि शिकायतें लेके नहीं पहुंच पाती थी। बड़ी हिम्मत करके अब महिला हमारी शिकायत कर लेके पहुंच रही, और थाने पे जब ऐसी स्थिति आती तो बड़ी दुखदायी स्थिति कि उसकी कंप्लेंट जो भी है लड़के पक्ष की सुन ली, लड़की की नहीं सुन पाई। हमारे कमीशन में जितनी भी जा रही हैं तो तुरंत उस पर एक्शन, और जिले पे अगर जहाँ है तो तत्काल हम कोशिश यही करते हैं, SP हो गए, SP सिटी हो गए, CA हो गए या SHO हो गए, उनको यही गाइडलाइन दी कि महिला कोई पीटता है और उसे न्याय पीड़िए तो तुरंत उसे न्याय दिलाया जाए। अभी जो महिला की आप बात कर रहे हैं वो 4 दिन से भटक रही है। महिला हर जगह गई लेकिन उसे घर में प्रवेश नहीं कराया गया। लगता है वाकई में कि हस्बैंड नहीं रहा तो महिला ना घर की रही, ना मैके की है, ना ससुराल की है। मुझे घर में नहीं जाने दे रहे। 9 महीने हो गए। मेरे जेठ जेठानी लहीक शरीफ आसमा सबनुम, ये लोग मुझे घर में नहीं जाने दे रहे हैं। मेरे जब से शौहर खत्म हुए, जब से इन लोगों ने मेरे तालों पे ताले डाल दिए, मुझे घर से निकाल दिया, मेरी इज्जत नहीं होने दी, मेरे महर माफ नहीं होने दी, मुझे शौहर का मुंह देखने नहीं दिया। उसी से मेरे मासूम बच्चों को निकाल दिया। तक इनके हाथ पैर जोड़े मैंने, मेरे पेपर होने थे मेरे बच्चे के। इन्होंने 2 साल हो गए मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए, नहीं तो पढ़ाई तक खत्म कर दी। प्रेमनगर सरकार ने ले रखा है, जिसके माता पिता नहीं है, इतना खर्चा सरकार दे रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर सीतापुर से है, जहां रामकोट थाना क्षेत्र में स्थित रिजेंसी पब्लिक स्कूल के बाहर एक गंभीर घटना घटी। स्कूल के बाहर बच्चों के बीच मामूली कहासुनी के बाद दूसरे पक्ष ने दबंगों को बुलाकर बेल्ट और लाठी डंडों से बुरी तरह से पिटाई की। ये घटना स्कूल की छुट्टी के बाद हुई और इसका वीडियो घटना के 2 दिन बाद वायरल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी मिश्रा नामक छात्र का किसी बात को लेकर दूसरे छात्र से विवाद हुआ था, जिसे शिक्षक ने तुरंत सुलझा दिया। लेकिन इसके बाद विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले छात्र ने अपने कुछ दबंग साथियों को बुलाकर स्कूल गेट पर बच्चों की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान महिलाओं और बच्चों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। घायल छात्रों ने आरोप लगाया कि दबंगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और बुरी तरह प्रताड़ित भी किया। स्कूल प्रशासन और पीड़ित पक्ष ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूल के CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। भैया, मेरी भतीजी ने कॉल किया कि कुछ लोगों ने मेरे बेटे को मारा है, तो हम गए बच्चे को लेने। वहाँ बच्चा हमको दिया नहीं गया, वो अंदर छुपाए बैठे रहे। हमने कहा हमारा बच्चा क्या कहाँ है, देखें तो हमारा सही है कि नहीं सही है, तब भी हमको दिखाया गया नहीं है। उसके बाद अज्ञात लोग कुछ थे और उसमें जग्गू प्रधान के भाई, स्वर्गीय जग्गू प्रधान के भाई और 2-4 लोग थे। एक गाजी था उसका कनवा खेड़े का, और ये एक गद्दी है उनकी हाशिम गद्दी, वो थे। वो 50 लोग लगभग थे। जब हमने कहा भाई क्यों मारा, या बात भी नहीं की, तो उन्होंने हमको, भाई को मारा, हमको भी मारा। क्या मामला है, क्या हुआ? रिजेंसी पब्लिक स्कूल के सामने मतलब आज कुछ लोगों ने अपना ग्रुप बना के
मेरे भाई को मारा, मेरे भाई के साथ में उसका दोस्त था, उसको भी बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद वो लोग मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, मेरे पेरेंट्स को भी फिर मारे हैं। तब हम यहाँ पे आए स्कूल पास, तो यहाँ रीजेंसी स्कूल का, तो यहाँ जो है देखा कि काफ़ी संख्या में ये लोग गद्दी लोग खड़े हुए थे। तो उन्होंने हमको देखा कुछ इशारे के हिसाब से। उसके बाद में जब हम गेट पे गए तो हम अपने भाई से पूछा कि क्या हाल है, कैसा क्या है। तो उन्होंने बताया कि भैया अंदर है, अभी देखा नहीं है। तो हमने कहा कि गलती दोनों की होती है, एक की नहीं होती है। तो इतने में जो है एक पतला पतला लड़का था, वो जो है कि उनका जग्गू पठान का भाई हो या कोई भी हो, थोड़ी दाढ़ी थी, तो वो बैठने लगा। उसके बाद में एक पतला लड़का हमारे ऊपर बिंद गया। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण के मामले में बड़ा खेल कर रही है। पाल ने बीजेपी सरकार से सवाल किया कि उसने इतने आदिवासियों और मुसहरों को नौकरी दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालयों के महिला कुलपतियों की नियुक्ति का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पूछा कि इनमें पिछड़े वर्ग की कितनी महिलाएं हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी और उसके संगठनों को सामंतवादी और पूंजीवादी विचारधारा का बताया। बिहार की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने वालों की चर्चा हो रही है। पाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चुनावों में बड़ी धांधली की है। उनका कहना था कि बीजेपी बिहार चुनाव में भी ऐसा ही करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब जनता लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ खड़ी हो गई है। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा सभी उन वर्गों के लिए जो शिक्षा से वंचित रहे हैं, उन्हें देश की अच्छी कड़ी में लाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी। आज उस आरक्षण के अंदर खाने में चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे एससी का आरक्षण हो, चाहे एसटी का हो या आदिवासी समाज का हो, बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां भाऊराव देवरस अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज ने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। घटना के समय अस्पताल में मौजूद लोगों का कहना है कि बुजुर्ग पर्चा ना बन पाने से परेशान थे, लेकिन उनके परिवार ने इस पर कोई आरोप नहीं लगाया है। पुलिस के अनुसार बुजुर्ग मानसिक अवसाद का शिकार थे। मामला सोमवार करीब दोपहर का है, जब 83 वर्षीय सुखदेव सिंह अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में पर्चा बनवाने के लिए वो लाइन में लगे थे। कर्मचारियों के अनुसार जब उन्होंने ओपीडी पर्चा बनाने के लिए कहा तो कर्मचारी ने बताया कि उन्हें आभा ऐप डाउनलोड करना होगा। बुजुर्ग ने कहा कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है और फिर वो लाइन से बाहर हो गए। करीब 1 बजे अस्पताल के पिछले हिस्से से गिरने की आवाज़ आई। जब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुजुर्ग खून से लथपथ पड़े थे। उन्हें तुरंत इमरजेंसी में ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पर्चा काउंटर और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। पुलिस ने बुजुर्ग के पोते आदित्य से भी बातचीत की, जिन्होंने इसे दुर्घटना मानते हुए शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। अपने कक्ष में बैठा ऑफिशियल वर्क कर रहा था, तब तक अचानक हमारी डेंटल डॉक्टर दौड़ के आई और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हमारे कमरे के पीछे वहाँ पे फट से आवाज़ आई है, भद्द से कोई गिरा। तो मैंने देखा झांक करके तो एक आदमी कोई वहाँ गिरा है जिसका खून पड़ा हुआ है, आप जरा जल्दी दिखवा दीजिए। तो मैंने सटाक से लोगों से कहा फौरन उसको तुरंत लेके आइए, इमरजेंसी में लेके आए। हमारे फिजिशियन और सर्जन गए, वहाँ देखा वो ब्रॉड डेड कंडीशन में था। वहाँ से आया, ब्रॉड डेड में था और उसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन।
और अब खबर सूरजपुर से है, जहां खाद और बीज की किल्लत से किसान परेशान हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और सरकार पर किसानों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया है। आपने कहा कि ये किसान विरोधी सरकार है जो खाद और बीज की कमी पर केवल बहाने बना रही है। आप जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिले में डीएपी और यूरिया की भारी कमी हो रही है, जिससे किसानों की खेती में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री और विधायक केवल सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, जबकि किसानों की समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। किसान नेता ने बताया कि खरीफ सत्र 2025 के लिए सरकार ने करीब 3 लाख टन डीएपी की मांग की थी, लेकिन अब तक केवल 1 लाख टन की ही उपलब्ध कराया गया है। यूरिया वितरण का लक्ष्य करीब 7 लाख था, जिसमें से मात्र 3 लाख टन ही किसानों को मिला है। इसी तरह करीब 4 लाख कुंटल बीजों की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने केवल 3 लाख कुंटल ही उपलब्ध कराया है। किसान परेशान है। आज के टाइम पे 266 रुपये मिलने वाला यूरिया 1012 रुपये में मिल रहा है। किसानों को जो मिलने वाला डीएपी है 1350 रुपये जो सोसाइटी मिलता है, आज कालाबाजारी के कारण तो डीएपी आज 2022 रुपये में किसानों को मिल रहा है। किसान इतने परेशान है। आज सोसाइटी में खाद की कमी हर जगह हो रही है। किसान यहाँ वहाँ जाके अपने धान को बचाने के लिए, आज के टाइम पे खेती को बचाने के लिए महंगे रेटों पे चीजों को ले रहे हैं। खाद यूरिया अगर सरकार सही टाइम पे लोगों को नहीं पहुंचाएगी तो किसान कैसे चल पाएगा। और अब खबर गोगामेडी से है, जहां मेले में इस बार पंजाब में आई बाढ़ का असर साफ देखा जा रहा है। कृष्ण पक्ष की नवमी पर विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ मंदिर और गोगा जी की समाधि पर माथा टेका, मन्नतें मांगी और गोरख गंगा में स्नान किया। लेकिन इस साल श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग 5 लाख श्रद्धालु कम पहुंचे हैं, जबकि 22 दिनों में करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने गोगा जी महाराज के दरबार में थोक लगाई, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा करीब 20 लाख के पार था। देवस्थान विभाग के अनुसार पंजाब में आई बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोगामेडी नहीं पहुंच सके। हालांकि अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जिलों से श्रद्धालुओं का रुझान बरकरार रहा, जिससे मेले में उत्साह और श्रद्धा की कोई कमी नहीं आई। मेले में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया था। पुलिस और चिकित्सा कर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें। साथ ही व्यापारिक गतिविधियां भी चरम पर थीं, जिससे धार्मिक सामग्री, खिलौने, झूले और खान पान की दुकानों पर भीड़ थी। मेले में श्रद्धा और उत्साह की कोई कमी नहीं रही और ये आयोजन उत्तर भारत की साझा आस्था का प्रतीक बना रहा। आगे बढ़ते खबरों में खबर नोएडा से है, जहां शहर के शिवाजी बस स्टैंड पर नगरपालिका द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाखों रुपए की लागत से 100 फीट ऊंचे खंबे पर तिरंगा फहराया गया था। हालांकि महज कुछ ही दिनों में तिरंगा जगह जगह से फट गया है, जिससे शहरवासियों में नाराजगी और नगरपालिका की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि तिरंगा लगाने में बड़ी धनराशि खर्च की गई थी, लेकिन उसकी गुणवत्ता और रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया। अब ये तिरंगा फटा हुआ लहरा रहा है, जो न केवल राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है बल्कि नगरपालिका की लापरवाही को भी उजागर करता है। कुछ नागरिकों ने यह भी आरोप लगाया कि नगरपालिका ने तिरंगे की देखरेख के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की। तेज हवाओं और बारिश के बावजूद तिरंगों को समय पर बदला नहीं गया, जिससे उसकी स्थिति खराब हो गई है। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इतने बड़े बजट में लगाए गए तिरंगे की देखरेख क्यों नहीं की गई। नागरिकों का मानना है कि इस तरह की लापरवाही से जनता का विश्वास नगरपालिका की कार्यशैली से टूट सकता है।
और अब खबर राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज विधानसभा घेरेंगे एबीवीपी कार्यकर्ता। 10 से 11 बजे तक किया गया घेराव का ऐलान। तो सरकार पुलिस के प्रति नाराजगी जताई जाएगी। एसआरएसएम मेमोरियल यूनिवर्सिटी में कल हुआ था बवाल। पुलिस लाठीचार्ज से कई छात्रों को गंभीर चोटें आईं। बिना मान्यता लॉ कोर्स कराने के विरोध में था प्रदर्शन। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्य न होने का दावा भी किया गया है। तो आज विधानसभा का घेराव करेंगे एबीवीपी के कार्यकर्ता। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 10 से 11 बजे तक घेराव का ऐलान किया गया है। सरकार पुलिस के प्रति नाराजगी जताई जा रही। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज से कई छात्रों को गंभीर चोटें आई थीं। बिना मान्यता लॉ कोर्स कराने के विरोध में था प्रदर्शन। बिना मान्यता एलएलबी में प्रवेश देकर पढ़ाई का भी आरोप था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्य न होने का दावा भी किया गया। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज विधानसभा का घेराव करेंगे एबीवीपी के कार्यकर्ता। बाराबंकी के जिला चिकित्सा करने वाले विद्यार्थियों के साथ अंजाम उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या करने वाली है। अभी हम बाराबंकी के जिला चिकित्सालय के अंदर, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा आतंकवादियों के तरीके से पीटे गए ऐसे 20 कार्यकर्ता यहाँ पर अपने उपचार करा रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश का युवा देख रहा है, उत्तर प्रदेश का युवा आक्रोशित है कि यानी शिक्षा का बाजारीकरण होगा। उस पर अगर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आवाज उठाएंगे तो रामस्वरूप विश्वविद्यालय का प्रशासन और उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे युवाओं को और हमारे कार्यकर्ताओं को पीटने का काम करेगी, खदेड़ने का काम करेगी। शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज विधानसभा का घेराव करने वाले हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता, कई आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं और पुलिस और सरकार को लेकर ये विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। पूरी जानकारी क्या है शिवा? देखिए, बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में जो लॉ के कोर्सेज चलते हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का और वहाँ के स्टूडेंट्स का इस बात का आरोप है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता के बिना ये सभी कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, अवैध है। और इसको लेकर के कल जब बाराबंकी में प्रदर्शन हुआ था, तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ता लखनऊ और बाराबंकी जिले से पहुंचे थे, तब वहां पर उनके बीच जो कॉलेज प्रशासन है, जो पुलिस है, उनके बीच में टकरार हुई थी और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ था। तो सभी एबीवीपी कार्यकर्ता जो थे वो बाराबंकी के कुछ अस्पताल में, जिला अस्पताल में और कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट कराए गए थे। तो उनका आक्रोश व्यक्त हुआ है। तो आज उन्होंने लखनऊ के विधानसभा को घेरने का ऐलान किया है कि भारी संख्या में, हजारों की तादाद में जो एबीवीपी अखिल विद्यार्थी भारतीय परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अलग अलग जगहों से आकर के विधानसभा घेर करके अपनी ताकत का ऐलान करेंगे कि जो लाठीचार्ज उनके ऊपर हुआ, अगर उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई, जिला प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो ये प्रदर्शन बहुत बड़ा हो सकता है। तो लखनऊ पुलिस के लिए और लखनऊ जिला प्रशासन के लिए मुश्किलें बड़ी हैं कि ऐसे आने वाले छात्रों को किस तरीके से रोका जाए, कैसे विधानसभा घेराव करने से उनको रोका जाए, क्योंकि ज्यादातर जो भारी तादाद में एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं। तो जो पहरा है, जो पुलिस की जो टीम है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जो टीम है, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं
जो एबीवीपी संगठन के लोग हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं कि वो भीड़ वहां से विधानसभा तक ना आए। हजरतगंज पुलिस की प्रायोरिटी ये होगी कि विधानसभा के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ सुबह से ही फोर्स तैनात कर दी गई, किसी तरीके का प्रदर्शन यहाँ देखने को ना मिले, क्योंकि अमूमन धारा 144 लागू रहती है और ऐसे में विधानसभा और विधानसभा के आसपास प्रदर्शन करना अवैध माना जाता है। तो अब लखनऊ पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि लखनऊ पुलिस इस भारी प्रदर्शन को, इस एबीवीपी के जो आक्रोश है उसको व्याप्त करने से किस तरीके से रोक पाएगी। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा सरकार द्वारा 25 सितंबर से शुरू की जा रही दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर फरीदाबाद की महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस योजना के तहत 23 से 60 साल की आयु वर्ग की महिलाओं को 2100 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी, जिससे 1 लाख रुपए तक की आय वाली करीब 20 लाख महिलाओं को पहले चरण में लाभ मिलेगा। महिलाओं ने इस पहल को आर्थिक राहत बताते हुए कहा कि ये राशि उनके खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताते हुए इसे एक सराहनीय कदम बताया है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चलाई है, जिसमें प्रत्येक महिला और लड़कियों को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। किस किस तरीके के फायदे होंगे और सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? महिलाओं के लिए तो महिलाएं हाउसवाइफ हैं ज्यादातर, इसलिए महिलाओं को तो बच्चों के लिए ट्यूशन के लिए, घर के राशन के लिए इनमें फायदा होगा। और जो स्टूडेंट लड़कियां हैं उनके लिए वो अपने खर्चे मतलब पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह इनमें फायदा होगा। इस योजना का नाम है लाडो लक्ष्मी योजना। इसमें 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, जिससे गरीबों की सहायता हो, मदद हो। हम ऐसे मुख्यमंत्री को धन्यवाद करते हैं। कैसी है ये लाडो लक्ष्मी योजना? बहुत अच्छी योजना है। इसके बारे में हमने पहले सुना था, लेकिन अब हमें मुख्यमंत्री जी ने ये लागू कर दी है, जिससे हम महिलाओं को बहुत ही हेल्प मिलेगी और हमारे लिए लागू हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को 100 रुपये की मदद भी बहुत होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो 2100 की योजना लागू करी है वो हम महिलाओं के लिए बहुत ही योगदान देगी, हमारे राशन में, हमारे बच्चों की ट्यूशन में, जो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रदक होगी। बहुत बढ़िया जी। कितने पैसे जो है वो मिलेंगे, किस तरीके की जो है सहायता आप लोगों को मिलेगी? हमको जी ये सहायता मिलेगी कि भाई हम बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं, अपनी बेटियों के लिए भी ले दे सकते हैं, और उससे हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो 2100 रुपये मिलेंगे, और किस चीज में जो है सहायता मिलेगी, या राशन लाने में या किसी तरीके से? हर चीज में मिलेगी जी, राशन लाने में भी जी, वह घर में खर्चे में भी, बच्चों को कभी टाइम बे टाइम देने के लिए भी। फायदा ये है इसमें घर में राशन के लिए, बच्चे के लिए, पढ़ाई लिखाई को उसको बहुत बढ़िया अच्छा है। अच्छा है। हाँ। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार के लिए बढ़िया है, जो अच्छी है स्कीम चला रखी है, बढ़िया चला रखी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। घग्गर नदी के बढ़ते जलस्तर से क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। अफवाहों पर लगाम लगाते हुए उपायुक्त कोमल मित्तल ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि आलमगीर और टिवाड़ा बांधों की स्थिति मजबूत है। प्रशासनिक टीमों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। डीसी कोमल मित्तल ने कहा कि सभी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ड्रेनेज विभाग को तुरंत लगाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान
वर्तमान में दोनों बांधों के क्षेत्र में नदी का पानी खतरे के निशान पर था, परंतु अब सब कंट्रोल में है। सुबह अतिरिक्त पानी को छोड़ने के बारे में डीसी से सुखना हेडक्वार्टर्स ने कहा कि ये एक तेज प्रवाह के साथ नहीं बल्कि पानी सामान्य रूप से छोड़ा गया है। डीसी ने इस मौके पर भी किसानों से चर्चा की और तुरंत उनकी चिंताओं को हल करने का आश्वासन दिया। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਟਾਣਾ ਸੁਖਨਾ ਚੌਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਨਾ ਚੌਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਗੇਟ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਾਫੀ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਟਾਣਾ ਕੌਜ਼ਵੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਖਨਾ ਚੌਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਟਿਵਾਣਾ ਲਾਲੂ ਕੱਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੱਗਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अंबाला में बरसात के बाद कई इलाकों में हालात बद से बदतर हैं। करीब सुबह 4 बजे से लगातार हो रही बारिश और इसके बाद जलभराव की स्थिति अंबाला में हो गई है। ऐसा ही कुछ मंजर अंबाला शहर मॉडल टाउन चौकी में देखने को मिला है, जहां पुलिस कर्मचारी बरसात के दिनों डर के साए में काम करते हैं। चौकी का भवन पुराने समय का बना हुआ है, कभी भी छत के टुकड़े गिर सकते हैं, तो वहीं करंट आने का डर भी बना रहता है क्योंकि चौकी के सभी कमरों में 1-1 फीट पानी चढ़ा हुआ है। जब भी बारिश आती है तो सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली पुलिस खुद सहयोग मांगने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि विभाग द्वारा जो सीसीटीवी लगाए गए हैं उनका बैटरी सिस्टम भी चौकी में लगा हुआ है और उनमें पानी लगने के बाद पूरे भवन में किसी भी समय करंट आ सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।